नमस्कार दोस्तों, द लीशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम इम्तियाज़ खान है। जैसा कि आपको पता है कि द लीशियम प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए समर्पित है। इसके साथ ही यूजीसी नेट के अन्य विषयों के लिए भी ये आपको मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पर। और यूपीएससी के लिए डॉक्टर फयाज हुसैन जी आपको मार्गदर्शन करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। आज मैं सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। आज हम लोग कि यूजीसी नेट का कैसा सिलेबस है और हमारी रणनीति क्या होगी इस सिलेबस को पढ़ने की। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम देखते हैं जो सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है उसको 10 भागों में बांटा गया है। और इसकी जो पहली यूनिट है, मैंने इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट किया है सिलेबस को। मैं उसी आधार पर बताऊंगा क्योंकि हमें 10 की 10 पूरी जितनी भी यूनिट है सभी को पढ़ना है, स्किप किसी को नहीं करना है। तो लेकिन अब इसमें 10 में से जो महत्वपूर्ण यूनिट है उन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। जैसे यूनिट फर्स्ट, इसको छोड़ा ही नहीं जा सकता है। यूनिट फर्स्ट हमें पढ़ना ही पढ़ना है, इसको छोड़ा ही नहीं जा सकता। यूनिट फर्स्ट में आता क्या है? सबसे पहले तो ये समझो कि समाज शास्त्र को और समाज को समझने के दो अलग अलग तरीके होते हैं। पहले हम समाज को ऐसे समझते हैं कि जो समाज को समझने वाले जो हमारे प्रारंभिक या जो पॉपुलर विचारक रहे हैं उन्होंने समाज के बारे में क्या कहा है, उसी के आधार पर कोई भी सिलेबस सेट होता है। हर सब्जेक्ट के अपने अपने विचारक होते हैं। तो ऐसी सोशियोलॉजी में कुछ थिंकर्स हैं, उन्होंने समाज के बारे में कुछ कहा है। तो इसमें शास्त्रीय परंपराएं, क्लासिकल ट्रेडिशन जो है, उसमें हम दुर्खीम को पढ़ते हैं, मैक्स वेबर को पढ़ते हैं और कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं। तो ये इनको पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। इसमें 26 थिंकर्स हैं टोटल। ठीक है, फिर संरचनात्मक प्रकारवाद एवं संरचनावाद, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म। इसमें हम मेलिनोस्की को पढ़ेंगे, रेडक्लिफ ब्राउन को पढ़ेंगे, टालकाट पार्सन को पढ़ेंगे, आर के मर्टन को पढ़ेंगे और लेवी स्ट्रास को पढ़ेंगे। इसके बाद पहले का ही सब यूनिट थर्ड है, पहली यूनिट का तीसरा पार्ट है। इसमें हर्मेनेटिक्स एंड इंटरप्रेटिव ट्रेडिशन, इसमें व्याख्यात्मक और निर्वचनात्मक जो परंपराएं हैं, इसमें कौन कौन से थिंकर शामिल हैं? G.H. मीड को शामिल किया गया है, इसमें कार्ल मैनहीम को शामिल किया गया है, अल्फ्रेड स्विट्ज को शामिल किया गया है, हेराल्ड गॉर्फिंकल को शामिल किया गया है, इरविन गॉफमैन को शामिल किया गया है और क्लिफोर्ड गिट्स। ये अभी जुड़े हैं 2018 में, जो नया सिलेबस आया था उसके बाद। बाकी ये पहले वाले सिलेबस में अभी शामिल थे। पोस्ट मॉडर्निज्म यूनिट फर्स्ट का चौथा पार्ट, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। इसमें पढ़ेंगे हम उत्तर आधुनिकता, उत्तर संरचना, उत्तर उपनिवेशवाद। तो एडवर्ड सैड जो है वो उत्तर उपनिवेशवाद की बात करते हैं। प्यारे बोर्दो उत्तर संरचनावाद या उत्तर आधुनिकतावादी हैं। माइकल फूको पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर्स हैं। हैबरमास पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स हैं। एंथनी गिडेंस मॉडर्निस्ट थिंकर्स हैं। मैनुअल कैसल्स मॉडर्निस्ट थिंकर। तो हमें जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट का जो वेस्टर्न थिंकर्स थे उनके बारे में हमने यूनिट 5 के 4 चौथे भाग तक हमने देखा। और इसमें हमने उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद और उत्तर उपनिवेशवाद के बारे में देखा कि एडवर्ड सैड को पढ़ना है हमें, पेरे बोर्दू को पढ़ना है, माइकल फूको को पढ़ना है, हैबरमास को पढ़ना है, एंथनी गिडेंस और मैनुअल कैसल्स को पढ़ना है। इसके आगे हम देखते हैं कि समाज को समझने में भारतीय जो विचारक हैं उनका व्यू क्या था समाज को समझने में। यदि हम इसमें देखें तो M.K. गांधी, महात्मा गांधी भारतीय समाज को कैसे समझते थे, उनके विचार क्या है, ये भी पढ़ना है हमें। यूनिट फर्स्ट का ये 5वां पार्ट है। B.R. अम्बेडकर समाज को कैसे देखते थे, सबल्टर्न पर्सपेक्टिव इनका ही है। उपाश्रित परिदृश्य, राधा कमल मुखर्जी मूल्यों का समाजशास्त्र, इनका ही पढ़ना है। द फादर ऑफ इंडियन सोशलॉजिस्ट वो G.S. घुरे को पढ़ना है हमें। M.N. श्रीनिवास हैं इसमें। और इरावती कार्वे, भारत में नातेदारी व्यवस्था पर बहुत अच्छा अध्ययन है इरावती कार्वे जी का। M.N. श्रीनिवास फील्ड वर्क के लिए बहुत अच्छे जाने जाते हैं और इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के लिए G.S. घुरे। तो हमें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 थिंकर्स यहाँ से पढ़ने।
और लगभग 20 थिंकर्स ऊपर से पढ़ने, यानी टोटल हमें 26 थिंकर्स पढ़ने। ठीक है, तो ये तो पहली यूनिट खत्म हुई। अब दूसरी यूनिट में यदि हम बात करें तो दूसरी यूनिट आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड्स। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड में हम देखेंगे तो कॉन्सेप्चुलाइजेशन सोशल रियलिटी, सामाजिक यथार्थ की अवधारणा, ये नया जोड़ा गया है लेकिन बहुत ही टफ टॉपिक नहीं है, बहुत आराम से समझ सकते हैं। विज्ञान का दर्शन, साइंटिफिक मेथड एंड एपिस्टेमोलॉजी इन सोशल साइंस, ज्ञान मीमांसा को हमें यहाँ पे पढ़ना है। ज्ञान मीमांसा कैसे, सामाजिक विज्ञान की विधि और ज्ञान मीमांसा। तो सामाजिक विज्ञान की विधि क्या होती है, उसको भी जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे तो ये देखने में भारी भरकम शब्द और टॉपिक लगते हैं, लेकिन जब हम समझ लेते हैं तो बहुत ही आसान होते हैं। हर्मेनेटिक्स ट्रेडिशन, इसको भी हमें पढ़ना है। व्याख्यात्मक परंपराएं। अब देखो ऊपर जो हमारे जो ये थिंकर्स थे, यहाँ पर हम हर्मेनेटिक्स एंड इंटरप्रेटिव ट्रेडिशन पढ़ा रहे थे, तो हम अब इससे उसको जोड़ के चलेंगे। कहाँ पे, ये जो है यूनिट दूसरे का सब मतलब पार्ट ए में व्याख्यात्मक ट्रेडिशन, यदि हम उसको वहाँ पे अच्छा पढ़ लेंगे तो ये हमें ऑटोमेटिक समझ में। अब ऑब्जेक्टिविटी एंड रिफ्लेक्सिविटी इन सोशल साइंस। अब रिफ्लेक्सिविटी एंथनी गिडेंस भी पढ़ाते हैं, लेकिन उनसे थोड़ा सा यहाँ अलग होता है रिफ्लेक्सिविटी, तो हम यहाँ ऑब्जेक्टिविटी और परावर्तकता को पढ़ लेंगे। इथिक्स और पॉलिटिक्स, हम जो पॉलिटिक्स है और जो इथिक्स तो हम यहाँ पढ़ लेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स है जो, इसको राजनीति शास्त्र को हम पढ़ेंगे 5वीं यूनिट में, वहाँ पर पूरा क्लियर कर लेंगे। फिर दूसरा आता है यूनिट 2 का ही सब यूनिट 2, इसमें कहते हैं शोध अभिकल्प और निरूपण, यानी फॉर्मेटिंग रिसर्च डिजाइन। इसमें क्या क्या आता है, रीडिंग सोशल साइंस रिसर्च, डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स, यानी सामाजिक विज्ञान के शोध, डाटा और प्रलेख पाठन, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, यानी हम अगर देखा जाए सोशियोलॉजी की कोई यूनिट 2 पढ़ लेता है तो उसे फर्स्ट पेपर की यूनिट 2 ऑटोमेटिक उसकी पकड़ हो जाती है, वहाँ पर वो बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी रिसर्च मेथोडोलॉजी आरएम है और समाजशास्त्र में भी हम आरएम पढ़ रहे हैं। जैसे फैक्ट, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड हमें वहाँ भी पढ़ना है, डेटा हमें वहाँ भी पढ़ना है, डॉक्यूमेंट्स हमें वहाँ भी पढ़ना है, सामाजिक अनुसंधान के जो स्टेप हम यहाँ भी पढ़ेंगे वहाँ भी पढ़ेंगे। तथ्य है, कॉन्सेप्ट है एंड थ्योरी है, हाइपोथेसिस क्या है, रिसर्च क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ये सब हमें यहाँ भी पढ़ना है और फर्स्ट पेपर में भी पढ़ना है। अब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड, इथनोग्राफी अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में, और मेरा शोध जो है वो इथनोग्राफी ही है। इथनोग्राफी में होता क्या है, यहाँ पे पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन होता है, और ऑब्जर्वेशन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, सेमी पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। हालांकि जब हम इसको पढ़ाएंगे, मेरी रिसर्च डिजाइन, मेरा रिसर्च मेथोडोलॉजी यही है इथनोग्राफी, तो इसको मैं बता सकता हूँ, अच्छे से बता सकता हूँ। सर्वे मेथड, हिस्टोरिकल मेथड एंड कॉम्परेटिव मेथड, यहाँ पे दुर्खीम और ब्राउन को हमें लिखना पड़ेगा, वो क्या कहते हैं इन सब के बारे में। हालांकि ये बहुत कठिन नहीं है, देखने में लगते हैं लेकिन इजी पार्ट है, केवल समझ पे आधारित। अब टेक्निक क्या है रिसर्च मेथोडोलॉजी की, ये हमारे सिलेबस में है, ये भी देखना पड़ेगा। सैम्पलिंग, प्रश्नावली और अनुसूची, क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल, स्टैटिकल एनालिसिस यानी सांख्यिकीय विश्लेषण, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू एंड केस स्टडी। जब आप रिसर्च करते हो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें जितनी मैंने समझी हैं, जितनी मैंने जानी है, वो आप तक सरल शब्दों में पहुँचाए। ये देखने में ही भारी भरकम शब्द लग रहा है, क्योंकि होते नहीं है ये भारी भरकम शब्द। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे अभी मैंने बताया इथनोग्राफी में ऑब्जर्वेशन, जब मेलिनोस्की को पढ़ेंगे तो ऑब्जर्वेशन खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इसमें देखेंगे इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग, ये सब टेक्निक्स हैं और उनको हम बड़े आराम से कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब थर्ड यूनिट आती है हमारे सिलेबस की, बेसिक कंसेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन। तो सामाजिक अवधारणाएं, सामाजिक अवधारणा में हम देखते हैं सोशल स्ट्रक्चर, जो सामाजिक संरचना है वो किस किस से मिलकर बनती होती है। तो इसमें कल्चर सिलेबस में शामिल किया है कि कल्चर क्या है, नेटवर्क क्या है,
सोशल स्टेटस एंड रोल क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है, कम्युनिटी क्या है, डायस्पोरा क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या है, नॉर्म्स क्या है, रूल्स क्या हैं, पर्सनहुड्स क्या है, हैबिटस क्या है एंड एजेंसी क्या है। ये बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं। इन्हें ऊपर लिखा है ना, इसमें बेसिक कंसेप्ट ये लिखा है, बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट में ये कल्चर तो अलग ही, बहुत इसमें 2-3 दिन लग जाते हैं पढ़ने में, पढ़ाने में। नेटवर्क, स्टेटस एंड रोल, आइडेंटिटी, कम्युनिटी, डायस्पोरा, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड रूल्स, पर्सनहुड, हैबिटस, एजेंसी, ब्यूरोक्रेसी, पावर एंड अथॉरिटी। हम इसको यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम इसको 5वें यूनिट के साथ पढ़ेंगे। यहाँ लिखा रहने दो, लेकिन हमें मालूम है कि किसको किस यूनिट के साथ मिला के पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें सामाजिक संस्थाओं की बात करते हैं कि सामाजिक संस्थाएं कौन सी हैं। समाज किन किन सामाजिक संस्थाओं से मिलकर बना होता है? तो परिवार, विवाह और किनशिप, फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, परिवार, विवाह और नातेदारी, ये सामाजिक संस्थाएं। अर्थव्यवस्था सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्था यूनिट 5 में जाएंगे ये भी, रिलीजन यहीं यहीं पढ़ेंगे, शिक्षा भी यहीं पढ़ेंगे, कानून और रीति रिवाज। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये भाई हम यूनिट 3 ही पढ़ रहे हैं, सिलेबस थोड़ा बड़ा है। तो यूनिट हम जब 3 में जाएंगे तो सोशल डिफरेंस, तो सोशल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे, स्तरीकरण के बारे में पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी, असमानता के बारे में पढ़ेंगे, और मार्जिनलाइजेशन यानी जो सीमांत व्यक्ति हैं, जो सीमांत समुदाय है, उसके बारे में पढ़ेंगे, कास्ट एंड क्लास के बारे में पढ़ेंगे, जाति क्या है और वर्ग क्या है। जब हम वर्ग की बात करेंगे तो कार्ल मार्क्स को याद करेंगे, जब जाति की बात करेंगे तो जीएस घुरी को याद करेंगे। और भी एच दुबे ने कहा है, मैक्स वेबर ने कहा है, कूले ने कहा है, सब लोगों ने जाति के बारे में कहा है, होकर एवं सोनर ने कहा है, तो हम इन सबको पढ़ेंगे। जेंडर क्या है, सेक्सुअलिटी क्या है एंड डिसेबिलिटी क्या है। डिसेबिलिटी पे केवल हमें एक एक्ट पढ़ना होता है इनका, तो हम वो भी पढ़ेंगे, और डिसेबिलिटी क्या है, कैसे होते हैं समाज में, इनके साथ कैसे भेदभाव होता है, सरकार के क्या प्रयास रहे हैं, वो सब हम इसमें देखें। रेस, ट्राइब्स एंड इथनिसिटी। देखो जो ट्राइब शब्द है ये हमारे सिलेबस में कई बार आया है, तो हम इसको कई बार नहीं पढ़ेंगे, किसी एक जगह पूरा पढ़ लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर हम रेस पढ़ लेंगे, ट्राइब्स पढ़ लेंगे एंड इथनिसिटी पढ़ लेंगे, निर्जातीय यानी रेस, जनजाति और निर्वंशीय समूह। सोशल चेंज एंड प्रोसेस, इवोल्यूशन, यहाँ पे अब इवोल्यूशन लिखा है, उद्विकास लिखा है और डिफ्यूजन लिखा है यानी प्रसार लिखा है। तो इवोल्यूशन हम यहाँ पे स्पेंसर को भी देखेंगे, स्पेंसर क्या कहते हैं इवोल्यूशन के बारे में, और इवोल्यूशन का कंसेप्ट क्या है। हमें चूंकि यहाँ पर बहुत थ्योरेटिकल नहीं जाना है किसने क्या कहा, हमें यहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट समझना है, और डिफ्यूजन क्या है इसको समझना है। मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट यानी आधुनिकीकरण और विकास, ये केवल समझ आधारित कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फैक्ट फिगर नहीं रहता है, केवल हम इस कॉन्सेप्ट को अगर समझें तो भी हम क्वेश्चन अपने सॉल्व कर सकते हैं। और यूजीसी में अब जो क्वेश्चनों का पैटर्न बदला है वो प्रीवियस ईयर के आधार पर नहीं रहते, अब वो समझ आधारित प्रश्न आने लगे। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं लगाना है, हमारे पास 2 ही चीज़ें हैं जिससे हम बेहतर कर सकते हैं, एक तो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं और दूसरा हमारे पास सिलेबस है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर हमें ये बताते हैं कि अभी तक यूजीसी या किसी भी आयोग ने हमसे पूछा क्या, सिलेबस हमें ये बताता है कि कहाँ से पूछा जाएगा। यदि हम इन दोनों पर पकड़ बना लें, एक तो सिलेबस पर पकड़ बना लें और एक पिछले साल के पेपरों पर पकड़, तो एक हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और यूजीसी नेट की तैयारी बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप मुश्किल से 6 महीने भी लग कर दे दें तो नेट निकल सकता है। मैं 3 बार नेट क्वालिफाई हूँ, जेआरएफ क्वालिफाई हूँ, तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, जितना पढ़ाया जा रहा है अगर उसको भी ईमानदारी से आप पढ़ लेंगे इस प्लेटफॉर्म पे तो आप नेट तो हो ही सकते हैं। और जेआरएफ के लिए आप इसमें जितना अपना एफर्ट लगा देंगे, इंडिविजुअल एफर्ट लगा देंगे, तो उससे आपको सफलता मिल जाएगी। खैर, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, सामाजिक परिवर्तन और वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण को पढ़ना है तो वैश्वीकरण में कोई रटने वाली चीज़ें नहीं है, कोई फिगर नहीं होते। हाँ, मैं यहाँ पे एंथनी गिडेंस को थोड़ा सा पढ़ लें, एंथनी गिडेंस ग्लोबलाइजेशन के बारे में, जियो बॉर्डलाइड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी थोड़ी सी पढ़, सोशल मोबिलिटी, भाई
सौरोकिन को पढ़ लेंगे यहाँ पे। तो ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, लेकिन टाइम टेकिंग है, इन पे हमें समय देना ही पड़ेगा। बिना समय दिए इन्हें हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी किसी भी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, किसी भी सोशल मोबिलिटी पे बहुत क्वेश्चन बने, ये सौरोकिन इस पे बहुत अच्छा लगता है। और भी है, बेनेडिक्ट भी इस पे आता है। क्या, रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अब रूरल एंड अर्बन जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें है रूरल एंड पीजेंट सोसाइटी। पहले तो ये रूरल एंड पीजेंट सोसाइटी है। ठीक है, यहाँ पे हमें पढ़ना है कि ग्रामीण और नगरीय समाज है क्या, सॉरी यहाँ नगरीय नहीं, केवल ग्रामीण और कृषक समाज क्या है, हमें केवल यहाँ पे ये देखना है। कास्ट, ट्राइब एंड सेटलमेंट, ये जनजाति, जनजातीय, बस्तीय, कृषक सामाजिक संरचना। फिर क्या है, एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर एंड इमर्जन क्लास रिलेशन। भाई इसमें हमें बताना है कि जो एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर है, यानी कृषक जो सामाजिक संरचना है, और उसमें क्लास का रिलेशन क्या है और कैसे इमर्ज कर रहा है, हमें इस पे डिबेट करना है, यहाँ पे देखना है कि क्या है। तो इसमें अमित बहादुरी है, अशोक रुद्रा है, हम वहाँ से इनको उठा लेंगे। और ये एमए का जब आप पढ़ेंगे, हमारी यूनिवर्सिटी में एमए के 3rd सेम में इसको बिल्कुल सेम रखा गया है। ये वहीं से लैंड ऑनरशिप एंड एग्रेरियन रिलेशन, तो भूमि का स्वामित्व और कृषक संबंध, हमें यहाँ पे ये देखना है। डिक्लाइन ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी, अब जो कृषक जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे ह्रास हो रहा है, हमें यहाँ पर वो समझना है। और कृषक अनरेस्ट एंड पीजेंट मूवमेंट, यानी किसान आंदोलन और खेतीहर आंदोलन के बारे में हमें यहाँ पर समझना है। इसके साथ ही चेंजिंग इंटर कम्युनिटी रिलेशन एंड वायलेंस, बदलते अंतर समुदाय संबंध और हिंसा के बारे में हमें इस यूनिट के बारे में जानना है। तो ये तो रूरल जो सोसाइटी है उसके जो न्यू फॉर्म हैं, हमने उन पर चर्चा करनी है यहाँ पे, और उनको समझना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अर्बन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्बनिटी क्या है, अर्बनिज्म क्या है एंड अर्बनाइजेशन क्या है। एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। हमें यहाँ पे देख के चलेंगे कि अर्बनिज्म क्या है, अगर बाद लग गया तो क्या है, निटी लग गया तो क्या है, और चाइजेशन लग गया तो क्या है, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन, अर्बनिटी एंड अर्बनिज्म। टाउन क्या है, सिटी क्या है, मेगा सिटी क्या है। बहुत छोटे छोटे अंतर हैं, लेकिन हम इसको बहुत अगर थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ेंगे तो इसमें बेहतर कर सकते हैं। इंडस्ट्री क्या है, सर्विस क्या है, बिजनेस क्या है, नेबरहुड क्या है, स्लम्स क्या है, इथनिक इनक्लेव्स क्या है, मिडिल क्लास एंड गेटेड कम्युनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब एक समझ आधारित है, और इस पर आप थोड़ा सा अगर समय देंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। गेटेड कम्युनिटी, आज के दौर में गेटेड कम्युनिटी हमें देखने को मिलती है। अर्बन मूवमेंट एंड वायलेंस, देखो हर यूनिट के बाद अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर हमें मूवमेंट की बात हो रही है, मूवमेंट की बात हो रही है, और वायलेंस की बात हो रही है। तो जितने भी मूवमेंट्स हैं, हम हर यूनिट के बाद तो पढ़ेंगे ही, लेकिन एक लेक्चर ऐसा बनाएंगे जिसमें सारे मूवमेंट उसमें समाहित हो जाए। तो फिर अब 5वीं यूनिट आती है। 5वीं यूनिट में हमारा क्या है, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ट्राइब नेशन है। अब देखो यहाँ भी ट्राइब्स आ गया, ठीक है, ये ट्राइब्स आ गया, नेशन आ गया, एंड बॉर्डर्स आ गया। ब्यूरोक्रेसी, देखो मैं आपको अगर याद हो तो 3री यूनिट में, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, पॉलिटिकल कल्चर, दैट अमंट पावेल को हमें यहाँ पे पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। बाकी और क्वेश्चन बनते हैं। ग्रास रूट डेमोक्रेसी, अब जो तृणमूल आपका जो प्रजातंत्र है, हमें यहाँ पे ग्राम पंचायत पढ़ना है, हमें नगर पंचायत पढ़ना है यहाँ पे, तो इसको हम करेंगे। लॉ एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, जेंडर एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, और करप्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रोल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, जब हम यूनिट 5 पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे यूएन और यूएन की सारी संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, खैर अब हम यूनिट 5 के सेकंड में जाते हैं। तो इसमें क्या है, सोशल मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट। अब यहाँ पे फिर प्रोटेस्ट की बात आ गई और सोशल मूवमेंट की बात आ गई। अब जब भी सामाजिक, अब हमारे यहाँ भी अभी हाल किसान आंदोलन हुआ है, तो किसान आंदोलन से क्वेश्चन बनना तो लाजमी है, यहाँ से आना ही आना है क्वेश्चन। ठीक है, छात्रों के आंदोलन हुए, महिलाओं के आंदोलन हुए, मजदूरों के आंदोलन हुए। ठीक है, तो इन सब आंदोलनों को वो अलग अलग रख रहे हैं, लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो इन सब आंदोलनों को 1 से 2 वीडियो में कवर करेंगे।
पॉलिटिकल फैक्शन एंड प्रेशर ग्रुप। अब देखो जितने भी आंदोलन होते हैं, यदि मजदूर आंदोलन कर रहा है तो मजदूर एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करता है। महिलाएं आंदोलन कर रही हैं तो वो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में कार्य करेंगी, सरकार पर दबाव बनाएंगी। किसान आंदोलन कर रहा है तो यहाँ पे उन्होंने कहा है, एक तो राजनीतिक गुट क्या होते हैं, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल वाला कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत टफ नहीं, आराम से समझ सकते। प्रेशर ग्रुप पे हमें यहाँ पे समझ, मूवमेंट बेस्ड ऑन कास्ट, जाति पर आधारित आंदोलन, निर्जातीय लक्षणों पर आधारित आंदोलन, विचारधारा के आधार पर आधारित आंदोलन, लिंग के आधार पर आधारित आंदोलन यानी दिव्यांगता के आधार पर आंदोलन, रिलीजन के आधार पर और रीजन के आधार पर यानी क्षेत्रीयता के आधार पर आंदोलन और धर्म के आधार पर आंदोलन। देखो एनआरसी आया था तो धर्म के आधार पर हुआ था, और यदि बोडोलैंड की मांग करते हैं, किसी क्षेत्र को अलग पृथक करने की बात करते हैं तो वो क्षेत्र के आधार पर आंदोलन है। कास्ट के आधार पर आंदोलन होते ही रहते हैं, आरक्षण के आंदोलन। इथनिसिटी का मतलब होता है भाषा, जाति, धर्म, लिंग, वेशभूषा इत्यादि किसी के एक के आधार पर यदि हम कोई मूवमेंट करते हैं तो वो इथनिसिटी का आंदोलन। सिविल सोसाइटी एंड सिटीजनशिप, तो हमें सिटीजनशिप आर्टिकल जो हमारा भारतीय संविधान है, संविधान का भाग 2, वहाँ नागरिकता है तो वहाँ से केवल 5 आर्टिकल हमें उठाना और यहाँ पे पढ़ने। एनजीओ क्या है, एक्टिविज्म क्या है एंड लीडरशिप क्या है, ये केवल समझ आधारित चीज़ें हैं, इन पे बहुत ज़्यादा फैक्ट फिगर नहीं होता है। रिजर्वेशन एंड पॉलिटिक्स, यहाँ हमें आर्टिकल 16 पढ़ना है तो हम उसको पढ़ के यहाँ पर, ठीक है, और 15 पढ़ना है आर्टिकल। अब यूनिट 6 में क्या आता है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी में हमें यहाँ पे मेलिनोस्की का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आ जाता है, और मेलिनोस्की यहाँ पे एक्सचेंज की बात करते हैं, गिफ्ट की बात करते हैं, कैपिटल की बात करते हैं, लेबर की बात करते हैं और मार्केट। हालांकि यहाँ पर केवल एक्सचेंज थ्योरी में हम मेलिनोस्की को पढ़ेंगे और गिफ्ट में भी मेलिनोस्की को पढ़ेंगे, लेकिन जो कैपिटल है यानी जो पूंजी है, हमें यहाँ पूंजी किसी राइटर के हिसाब से नहीं पढ़नी, केवल पूंजी क्या है कोई। अगर हम यहाँ पे पूंजी की बात करेंगे तो पियरे बोर्दू का नाम आ जाता है। बोर्दू पूंजी की बात करते हैं, कल्चरल कैपिटल की बात करते हैं, तो वो भी देखना है, हमने तो सामाजिक दृष्टिकोण से देखना है ये सब यहाँ पे। खैर, मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबिट। अब देखो मोड ऑफ प्रोडक्शन आ गया तो मोड ऑफ प्रोडक्शन हमें यहाँ पे कार्ल मार्क्स को पढ़ के अकेला थोड़ी ना छोड़ देंगे। मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबिट इन इंडिया लगा देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे भारतीय समाज की बात चल रही है, अमेरिकी समाज की तो बात नहीं। तो भारतीय समाज में किसने क्या कहा है हम यहाँ पे वो समझ लें, ठीक है। जैसे अशोक रुद्रा का नाम यहाँ पे बहुत आता है, उन्होंने पंजाब के किसानों का अध्ययन किया और फिर निष्कर्ष दिया कि भारत में जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वहाँ पर भी पूंजीवाद जैसी कुछ चीज़ें आ रही हैं। हालांकि जब हम इसको पढ़ाएंगे तो इस पर डिबेट करेंगे और एक अच्छा लेक्चर। प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी रिलेशन यानी स्वामित्व और स्वामित्व के संबंध, कैसे संबंध है भारतीय समाज में, भूमि पर किसका स्वामित्व है और उस पर आश्रित कौन है, उस पर डिपेंडेंट कौन है, ठीक है, पैरासाइट्स कौन है उस भूमि पर और उस भूमि का मालिक कौन है, हमें ये देखना है। स्टेट, मार्केट, वेलफेयरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। कहने का मतलब है कि वेलफेयर जो है सरकार का जो कल्याणकारी भाव है, कल्याणवाद, और नव उदारवाद का मतलब होता है कि स्टेट बिल्कुल एकदम सबको छूट देता है, मार्केट को कहता है अपने हिसाब से आप डेवलप करो, जिसमें जितनी क्षमता है वो उतना विकास। खैर यहाँ पर हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है, सिलेबस बड़ा है, अभी 3 यूनिट और है इसके बाद। मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन, फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम, चेंजिंग नेचर ऑफ लेबर रिलेशन। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि चेंजिंग नेचर ऑफ लेबर रिलेशन। अब जो पहले जो लेबर के जो संबंध थे उनमें बदलाव आ गया। जेंडर एंड लेबर प्रोसेस यानी लिंग, और लेबर का मतलब होता है श्रमिक की प्रक्रिया। बिजनेस एंड फैमिली, फैमिली ने बिजनेस को किस प्रकार से प्रभावित किया। डिजिटल इकोनॉमी क्या है, ई कॉमर्स क्या है, ग्लोबल बिजनेस कॉरपोरेट क्या है, टूरिज्म क्या है एंड कंजप्शन क्या है। तो ये बहुत ही छोटे छोटे और अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इनको समझ आपकी एक तो समझ विकसित होगी, दूसरा पेपर में जब क्वेश्चन आएगा और आप सब इनको पढ़े होगे, इनको समझे होगे, तो जो समझ आधारित क्वेश्चन है हम उनको पूरा करें। फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा वो स्टार्टिंग की 3 यूनिट से ही आएगा, 4 यूनिट से, लेकिन जो समझ आधारित क्वेश्चन आएंगे वो नीचे जितनी भी यूनिट हैं 4 के बाद, जैसे 5 पे थोड़ा बहुत फैक्ट है लेकिन समझ आधारित टॉपिक अब ज़्यादा जोड़ दिए गए। खैर,
यूनिट 7 पूरा जीएस का है, ये पूरा इसमें जीएस है। इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, इस पर हम ज़्यादा अब नहीं बताएंगे, जल्दी जल्दी टाइम हो रहा है। सोशल एंड कल्चरल इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड डाइवर्स फॉर्म, विविध स्वरूप समाज और कल्चर, इसके सांस्कृतिक पारिस्थितिकी के। टेक्नोलॉजी चेंज, एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, इसका एक एक्ट है 2002 का, वो 2000 का, ठीक है, हमें वो पढ़ना है। इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम एंड एथनिक मेडिसिन, जेंडर एंड इन्वायरमेंट, यहाँ पे जेंडर और इन्वायरमेंट का क्या संबंध है, कैसे पुरुष ज़्यादा पर्यावरण को हानि पहुँचाता है, लाभ पहुँचाता है, महिलाएं कम, हम वो सब सारी डिबेट्स यहाँ करने, समझ आता है। फॉरेस्ट पॉलिसीज पढ़ना है, आदिवासी और एक्सक्लूशन यहाँ पे पढ़ना है। इकोनॉमी, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड माइग्रेशन, तो यहाँ पे एक अधिनियम आता है LARR 2013 वाला, हमें वहाँ पे पढ़ना है कि भूमि जो अविधिग्रहण होती है वहाँ पर पुनर्स्थापना पुनर्विस्थापन कैसे होगा। वाटर एंड सोशल एक्सक्लूशन, डिजास्टर एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्स, कैसे डिजास्टर हुआ है, जो आपदा हुआ है, और सामाजिक प्रक्रिया और पर्यावरण। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पब्लिक हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल पॉलिसी, इन्वायरमेंट मूवमेंट, हर आप देखोगे यूनिट के बाद आपको एक मूवमेंट शब्द जरूर आ रहा है। खैर ये तो हुआ। अब जो 8वां है, 8वां यूनिट बहुत मतलब खास नहीं है, यहाँ पर अगर हम सतही जानकारी भी लेंगे, ओनर किलिंग हमें यहाँ पर देखना, प्रतिष्ठा हत्या, डोमेस्टिक वायलेंस, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, फैमिली लॉ, चेंजिंग केयर सपोर्ट सिस्टम, चेंजिंग मैरिज प्रैक्टिस, इमरजेंस फॉर्म ऑफ फैमिली, इमोशन एंड फैमिली, जेंडर, यूथ एंड एल्डरली, जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन, ये सब नवजलित मतलब नव मुद्दे हैं जो सोसाइटी में नए आए हैं, उन पर हमें बात करना है। यहाँ पर देखो, इनहेरेंस, विरासत, सक्सेशन यानी उत्तराधिकार, और अथॉरिटी प्राधिकार, कि क्या नियम बदले हैं, क्या पहले थे, उन सबको हमें यहाँ पे देखना है। जेंडर रिलेशन एंड पावर डायनामिक्स, हमें यहाँ पर ये देखना है। क्या यूनिट 9 में टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी कैसे एक दूसरे से प्रभावित करती है, तो इसमें साइबर अपराध के बारे में हमें देखना है। साइबर अपराध पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस पर मेरा रिसर्च पेपर भी है, तो इसको देखना है। वर्चुअल कम्युनिटी के बारे में देखना है, या आभासी समुदाय के बारे में देखना है। चेंजिंग नेशन, टाइम एंड स्पेस के बारे में देखना है। मीडिया, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, इसके बारे में भी देखना है। तो ये सब है, 9 में बहुत ज़्यादा हमें डीप नहीं। 10 से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से 1, 2 से 4, 5 तक क्वेश्चन भी आ जाते हैं यहाँ से। साइन एंड सिंबल, केवल समझ याद आ रहे थे, इसमें कोई फैक्ट नहीं। साइन क्या है, सिंबल क्या है, रिचुअल्स क्या है, बिलीफ क्या है, प्रैक्टिस क्या है, चेंजिंग मटेरियल कल्चर क्या है, सांस्कृतिक रूपांतरण क्या है, मोरल इकोनॉमी क्या है, एजुकेशन के फॉर्म। और अब जब हम फर्स्ट पेपर पढ़ते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, तो वहाँ पर हमें ये दोनों चीज़ें पढ़ने को मिलती, लेकिन हम यहाँ भी पढ़ेंगे, वहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है। रिलीजन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, भाई अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इनको पढ़ने में कोई नहीं। कमोडिफिकेशन ऑफ रिचुअल्स, कमोडिफिकेशन, कम्युनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, ये केवल कंसेप्ट है, हमें इनको समझना होता है। इनमें बहुत फैक्ट, किसी ने क्या कहा कि परिभाषाएं या कोई बहुत याद करने वाली। कल्चरल आइडेंटिटी एंड मोबिलाइजेशन, कल्चर एंड पॉलिटिक्स, जेंडर, बॉडी एंड कल्चर, आर्ट एंड एस्थेटिक्स, ethics and morality, sport and culture, pilgrimage and religious tourism, religion and economy, culture and environment, new religious movement, important। तो हमारी 10वीं यूनिट, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 6 से लेकर 10 तक यूनिट पे हमें पढ़ना है, समझ विकसित करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं। लेकिन स्टार्टिंग के 5 यूनिट, उन पर हमें बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है और पढ़ने की। चलिए हम लास्ट में, इसमें हमने एक नोट लिखा है, उसमें लिखा है कि जो भी इसमें आपके कितने प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न आएंगे आपके सब्जेक्ट से संबंधित, जिनका 200 अंक होंगे। ये मैं बताना भूल गया था, ये तो सभी को पता होगा कि 150 प्रश्न का होता है, 3 घंटे होते हैं हमारे पास, जिसमें हमें फर्स्ट और अपने सब्जेक्ट से संबंधित पेपर करना होता है।
चलिए, वैसे तो डिस्कस मैंने कर दिया है सिलेबस पे, और अब हम जो हमारे पढ़ाने की रणनीति होगी सिलेबस को, उसमें हम सबसे पहले थिंकर्स से ही स्टार्ट करेंगे, और थिंकर्स को मैं बहुत जल्दी फिनिश मतलब इनको कवर करने की कोशिश करूँगा, और धीरे धीरे इस एग्ज़ाम के पहले मैं सारा चैनल पे आपको सब कुछ मटेरियल, गुणवत्ता युक्त मटेरियल आपको चैनल पर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।